ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रीवियस हम लोगों ने मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया, तो ये भी स्टूडेंट जो टॉपिक है हमारा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो किसी सरफेस एरिया के साथ जोड़ के पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्ट्रेंथ है, असल में हमने पहले चार्ज के साथ चार्ज को जोड़ के पढ़ तो लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब अगर ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठे एक जगह पे आ जाएं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनका जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो देखते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि जब फील्ड है, हमें सोर्स का नहीं पता, हम जस्ट फील्ड को डिस्कस करें कि ये हमारी फील्ड है और इसका असर दूसरे पे कितना हो रहा है। ठीक है, अब हम उस फील्ड को डिस्कस करने के जो हमारे पास टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्टूडेंट, जो सिंपल अगर वर्ड में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बोलूँ तो आप ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। मीन्स कि मैंने क्या किया, मैंने खास एरिया ले लिया, सर्टेन एरिया मैंने यहाँ पे लिया। ये स्टूडेंट जो सर्टेन एरिया एक वर्ड लिखा हुआ है, सर्टेन एरिया, एक ख़ास एरिया मैंने लिया और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मेरे पास और ये आपने क्या ले लिया है, एक एरिया ले लिया है। अब ये एरिया की पोजीशन मुख्तलिफ भी हो सकती है। ठीक है, कि अब वो मैं परपेंडिकुलर रखता हूँ, जिस तरह मैं उस एरिया को रखूँगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना किसी एरिया में से, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जब दूसरे वर्ड में मैं इसको फिजिक्स के अंदर लेके आता हूँ कि वेक्टर फॉर्म, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट, सुनिए ये वर्ड जो हमने लिखा हुआ है, द स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज़ है, स्केलर। और स्केलर का वर्ड आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा स्केलर प्रोडक्ट को। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A। ठीक है, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर स्केलर प्रोडक्ट को मैं स्टूडेंट आपको यहाँ पे बता दूँ तो ये मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का सिंबल यहाँ पे ये मैंने फाई के फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया। अब यहाँ पे देखिए डॉट किसको शो करता है, डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट और अ डॉट प्रोडक्ट, एंड अ डॉट प्रोडक्ट शोज अ स्केलर प्रोडक्ट। हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। एंड देन स्टूडेंट्स, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट आपके फिजिक्स में डिपेंडेंस है कि ये चीज़ें किन के ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs फॉर योर टॉपिक। अब यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक, अब यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला अगर मैं डिपेंडेंस चेक करूँ तो फर्स्ट जो मेरे पास है, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू अ एरिया। नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर मैंने ये चीज़ चेक करी कि मेरी कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं किसी खास एरिया में से। एंड देन सेकंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सरफेस एरिया, मींस के व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, वो मेरा एरिया कितना है, एरिया मेरा ज़्यादा है या कम है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मेरा एरिया ज़्यादा होगा दैट मीन्स देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ एरिया। इट मीन्स कि मेरा फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of surface area. And then students, the most important thing, yeah, in at which your next three cases which are maximum zero flux and a varying flux are dependent, that is called the orientation of the surface area। कि surface area की orientation means कि angle, वो electric field lines के साथ कितने का angle बना रहा है, that is called the orientation। ठीक है, कि angle के बारे में हमने बताना है कि what is the angle between electric field lines and the area। ओके सुनिए, यहाँ पे देखें स्केलर, अगर इसी को मैं देखूँ, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा हूँ कि यहाँ पे क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ओरिएंटेशन को स्टडी करूँ तो ओरिएंटेशन को स्टडी करते हुए मेरे पास है नेक्स्ट थ्री केसेस।
Number 1 is a maximum flux, number 2 is a zero flux, and number 3 is a varying flux when area is inclined, means कि एरिया ने कोई खास एंगल उसको मैंने टेढ़ा करके रखा हो, उसको आप ये कह सकते हैं कि मैंने उसको इस फॉर्म में रखा हो, तो यहाँ पे क्या ये मेरी चीज़ बन जाती है, दैट इज कॉल्ड अ इंक्लाइंड सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में डिस्कस करना है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल, पहले उस टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज कि आई हैव अ सेल फोन, ठीक है, अगर मेरे ये सेल फोन है, इसका ये एरिया है, ठीक है, ये मेरा ये सरफेस एरिया है, इसका जो वेक्टर जो इसका वेक्टर एरिया, ठीक है, उसका ये फॉर्म है। अगर मैं इस एंगल का देखूँ कि सरफेस एरिया का जो एंगल है वो किस तरफ है, आप उस तरफ भी कह सकते हैं या इस तरफ भी आप कह सकते हैं, दोनों तरफ है ना इसका एरिया। अब यहाँ पे देखें तो ये मैक्सिमम कब होगा, अगर मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। अब आप ये लेट करें कि ये जो मेरे पास मार्कर हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो मार्कर ये मेरे पास क्या है, ये फील्ड लाइंस है स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये मेरी मैक्सिमम फील्ड लाइन तीनों की तीनों पास हो रही हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा मैक्स फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। अब देखें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी किस तरफ है, राइट से लेफ्ट, और मेरे वेक्टर एरिया की भी जो डायरेक्शन है वो भी किस तरफ है, इस तरफ है, राइट से लेफ्ट, ठीक है, मैं राइट से लेफ्ट कंसीडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो मेरा वेक्टर एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, अच्छा देखिए ये जो मेरा ये जो एरिया ये मेरा हेल्ड परपेंडिकुलर है ना, इनके साथ हेल्ड परपेंडिकुलर ही है, लेकिन जिसका वेक्टर एरिया है, जिसका फेस है वो पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा वेक्टर एरिया यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ एग्जाम्पल ली हुई है कि वेक्टर एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली, बट इसका जो सरफेस एरिया है वो उसके क्या है, पैरेलल है, किनके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जो मेरे पास यहाँ पे फिर फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे देखें फिर मैंने उस मैक्सिमम को देखा हुआ है, व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द सरफेस एरिया इज 0 डिग्री, ठीक है। जब 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो स्टूडेंट आप भी इस चीज को जानते हैं, देयरफॉर cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जब होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा फिर फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। अब जीरो फ्लक्स की बात करता हूँ स्टूडेंट, अब देखें अगर व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया इज 90 डिग्री, देन कि वेक्टर एरिया जो सरफेस वेक्टर एरिया उसका जो एंगल 90 हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है, वेक्टर एरिया। अब इसका देखिए जो इसका फेस है वो किस तरफ है, इसका फेस ऊपर की तरफ है, मीन्स कि अब यहाँ पे अगर ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो ये तो फेस ऊपर की तरफ है ना, तो इसमें से कोई भी नंबर ऑफ लाइन पास नहीं करेगी। जब इसमें से कोई भी नंबर ऑफ लाइन, एरिया तो है मेरे पास, देयर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एन एरिया, बट देयर इज नो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होगी स्टूडेंट, तो मेरे पास तब जो मेरा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखें ये फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद देखें cos 90 मैंने यहाँ पे लगाया, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो मैंने ये आगे इसको डायग्राम के साथ बना दिया कि ये मेरे पास एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया है वो अपवर्ड है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ दैट सर्टेन एरिया। तो इसका मतलब नो फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स देयर इज अ 0 फ्लक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो थर्ड वन पे है, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड, ठीक है, जब एरिया क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, तब क्या होगा, ठीक है। इंक्लाइंड से मुराद कि जब मैंने एरिया को इस तरह रखा हुआ है कि ये इस फॉर्म में रखा हुआ एरिया को, तब क्या होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास, ठीक है, यहाँ पे देखें अगर ये मेरे पास 3 फील्ड लाइन डिफरेंट पोजीशंस पे आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर ये मेरा एरिया इस तरह है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये तीनों नंबर ऑफ लाइंस जो फील्ड है क्या कर रही है, इसमें से पास हो रही हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करता जाऊँगा, अब देखें नंबर 2 फील्ड लाइन पास हो रही है, एक ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। अब अगर और मैं चेंज कर दूंगा तो जस्ट एक फील्ड लाइन पास होगी तो 2 फील्ड लाइन ऊपर से गुजर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब मैं एंगल को वेरी करूंगा, एंगल को चेंज करूंगा, किसके एंगल को, सरफेस एरिया, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है ना, वो वैसे की वैसे ही जिस तरह पहले पोजीशन में थी, लेकिन यहाँ पे किसको कर रहा हूँ मैं, अपने सरफेस एरिया के एंगल क्या कर रहा हूँ, चेंज कर। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है फील्ड लाइंस वो क्या हो जाएंगी, उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, जब मैं इंक्लाइन करूंगा तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो है मेरे पास आपका एंगल इन योर स्केलर प्रोडक्ट, यू हैव स्टडीड दैट
जो आपका चीज़ एंगल बनाती है वो क्या बना रही है, सिर्फ प्रोजेक्शन बना रही है। अब एंगल क्या चीज़ बनाती है, आपका जो एरिया ए है वो एंगल बना रहा है। सो एंगल ए मेक्स अ प्रोजेक्शन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। एंगल ए सॉरी सरफेस एरिया ए मेक्स द प्रोजेक्शन ऑन ई। यहाँ पे ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, इसको ये एमसीक्यूज के लिए पूछी जा सकती है कि when there is an incline या when there is a theta which is varying in your electric flux, which thing या which physical quantity makes the projection in your electric flux। तो स्टूडेंट नंबर 1 सिर्फ एक ही चीज़ है कि प्रोजेक्शन कौन सी चीज़ बना रही है, हमारा जो सरफेस एरिया वो प्रोजेक्शन बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया प्रोजेक्शन बना रहा है किसके ऊपर, ऑन ई के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया गया है, ए कॉस थीटा। तो मैंने ये डायग्राम भी आगे देखें बना दी हुई है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है तो यहाँ पे क्या अगर मैं इसको थीटा यहाँ पे इसको और एंगल को मैं इसको सरफेस एरिया के एंगल को चेंज कर दूंगा, मेरा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एमसीक्यूज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए यूनिट है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब ये कैसे आया, आप इस चीज़ को देखें, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स कि फोर्स पर चार्ज मीन्स कि फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम। तो पर चार्ज हो गया न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बोथ आर प्रोडक्ट्स, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट ना स्टूडेंट। तब मैं इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या आ जाएगा, कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट यहाँ पे डायमेंशन के बारे में आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ है, तो इसकी डायमेंशन को भी वेरी करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका यूनिट जो है इसको डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए वो पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर है। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हुए हमारे पास जो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो बनता है हमारे पास गॉस लॉ, कि गॉस ने जो हमें लॉ दिया था कि अगर बहुत ज़्यादा चार्ज हो तो एक क्लोज सरफेस एरिया के अंदर या क्लोज सरफेस के अंदर, तब वहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या बनेगा, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ तक है, तो इसके बाद अगला जो लेक्चर है वो है गॉस लॉ के ऊपर, ठीक है।